रात के 12 बजे अपनी चौकड़ी गैंग को टाटा बाय बाय करके नवीन कमरे के अंदर आता है। सामने नंदिता कानों के पीछे मोर पंख लगाए हुए खड़ी थी। ये क्या नया तमाशा है? नवीन की बात सुनकर नंदिता उसकी तरफ देखकर अपने होठों को बढ़ाते हुए अपने बाल आगे करती है। कैसी लग रही हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे घर में बहू नहीं, जंगल से कोई मोरनी भटक कर आ गई हो। नंदिता की हरकत देखकर नवीन सर पीट लेता है, पर नंदिता को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। किसी 90s की मूवी की एक्ट्रेस की तरह जोर से हंसती हुई वो बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। आपको तो मेरी कोई चीज अच्छी नहीं लगती, गंदे। अच्छी लगती है ना तुम्हारे हाथ का खाना, लेकिन यह मोर का पंख कान में लगाने का आइडिया किस महान व्यक्ति ने दिया तुम्हें, बताओ? नंदिता कुछ नहीं कहती, धीरे से नवीन के पास आकर अचानक उसकी कमर में गुदगुदी करने लगती है। अरे पागल हो गई क्या? अरे पागल, छोड़ो। नहीं, बस मूड अच्छा है आज। मुझे तो तुम्हारा मूड देखकर डर लग रहा है। पत्नी ने दोनों हाथ पीछे बांध लिए और शरारती अंदाज में मुस्कुराने लगी, क्योंकि आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। नहीं चाहिए। अरे अभी तो बताया भी नहीं है। फिर भी नहीं चाहिए। वजह? 10 साल पहले भी तुमने मुझे एक सरप्राइज दिया था। वो आज तक हर दिन मुझे नया सरप्राइज देता रहता है। मुझे अब और सरप्राइज नहीं चाहिए। मेरी माता, लाइट्स ऑफ करो, मुझे सोना है। और नंदिता की इतनी कोशिशों के बाद भी नवीन उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता और करवट लेकर दूसरी ओर सो जाता है। ये कहानियां सिर्फ घर के बड़े बहू और बेटे की नहीं थी, बाकी कमरों में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। प्रदीप बिस्तर पर बैठा लैपटॉप खोले दुकान का हिसाब किताब देख रहा था। इतना अनरोमांटिक कैसे हो सकता है? सोनी धीरे से प्रदीप के पास आती है और लैपटॉप की स्क्रीन के सामने अपना हाथ रख देती है। अरे क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा है। जरूरी काम कर रहा हूँ। जरूरी काम तो रोज होता है, कभी हमारी तरफ भी देख लिया करो। देख तो रहा हूँ, बोलो क्या बात है? सोनी बिना कुछ कहे लैपटॉप का ढक्कन बंद कर देती है। अरे ये क्या किया तुमने? बस आज हिसाब किताब बंद। थोड़ी देर अपनी पत्नी से बात कर लो ना। अच्छा बताओ क्या चाहिए? आपको सच में कुछ याद नहीं आ रहा? क्या याद आना चाहिए? अच्छे से सोचिए ना। दुकान का किराया दे दिया, बिजली का बिल भी भर दिया, स्टाफ की सैलरी भी निकल गई। मैं घर की बात कर रही हूँ, दुकान की नहीं। अरे भाई पहले मत बुझाओ, सीधे सीधे बताओ। कल कोई खास दिन है क्या? कल तो मंगलवार है। और क्या, सुबह मंडी जाना है। सोनी अपना माथा पकड़ लेती है। कल हमारी शादी की सालगिरह है, आपको ये भी याद नहीं? ओ सालगिरह, ये तो हर साल आती है। प्रदीप अपनी जेब से बटुआ निकालता है और 100 रुपए का नोट सोनी की तरफ बढ़ा देता है। लो कल बाजार से सफेद रसगुल्ले ले आना। क्या? हाँ बढ़िया वाले, सब लोग एक एक पीस खा लेंगे, सालगिरह भी हो जाएगी और मिठाई भी। अपने पति की यह हरकत देखकर सोनी की आंखें भर आती है और वो मुंह दूसरी तरफ घुमाकर सो जाती है। अगली सुबह घर की तीनों बहुएं अपना मुंह लटकाए रसोई का काम कर रही थी। पर ऐसा कब तक चलेगा भाभी? बड़ी भाभी आपकी शादी को 10 साल हो गए, इसका ये मतलब नहीं कि शादी से रोमांस खत्म हो जाएगा। और आपका बिजली भाभी, आपका तो शादी को सिर्फ 6 साल हुए, तब भी वही हाल है। मुझे आप दोनों जैसा नहीं बनना तो हमें भी ऐसा नहीं था, पर बना दिया गया। बिल्कुल सही बात है, इतने प्यार से नाम रखा था मेरी माँ ने मेरा, नंदिता, पर इस घर में आने के बाद सिर्फ मेरे नाम का मतलब ही खुशी रह गया। मन की खुशी तो कुछ बची ही नहीं। आपके पास कम से कम अपना कहने के लिए अपना बच्चा तो है भाभी, मेरे पास तो वो भी नहीं है। अपने देवर को देखिए, वो तो मुझे देखते भी नहीं है। हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? ये घर, इस घर के सारे मर्द ऐसे अनरोमांटिक क्यों है? आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई, पर मैं पीछे नहीं रहूंगी। पर तो करेगी क्या? जब सरकार लोगों की नहीं सुनती तो लोग अपनी आवाज उठाते हैं, और हमारी सरकार तो हमारे सास ससुर है। मैं उन दोनों के सामने अपनी मांग रख दूंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। अगर आप दोनों भी मेरा साथ देना चाहती है तो ठीक है, वरना मैं नहीं रुकने वाली। और आज खाने के साथ घर की सबसे छोटी बहू अपनी मांग भी सबके सामने परोस देती है। क्या बात है, तीनों देवरानी जेठानियों ने गुट बनाई है क्या? सभी के रूप पिछली रात से लगे दिख रहे हैं। बाकियों के मूड का मुझे नहीं पता भैया, पर मुझे अपने मूड का पता है। मेरे मायके में जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती ना, तो घर के सबसे बड़े के सामने ये प्रॉब्लम को रख दिया जाता था, क्योंकि मन में दबे रखने से ये प्रॉब्लम शूल बनकर रिश्तों को खराब करती है।
बोलो बहू, क्या कहना चाहती हो तुम? हम पर बहुत तरह की पाबंदियां है पापा जी। हमें इतनी गर्मी में सूट पहना तक अलाउड नहीं है, पर हम जिद नहीं करते। पॉकेट मनी के नाम पर हमारे हाथ में 1 रुपया नहीं दिया जाता, पर हम कुछ नहीं कहते। पर अगर हमारे पति हमें वक्त नहीं देंगे तो ये बात कैसे बर्दाश्त होगी, आप ही बताइए। रानी की ये कहते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसे बोलता हुआ देखकर सोनी और नंदिता को भी हिम्मत आ जाती है। वो आगे आकर कहती है, बिल्कुल सही कह रही है रानी। पापा जी, शादी को 10 साल हो गए मेरे, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका बड़ा बेटा मेरे साथ घूमने चला जाए। फोटोशॉप करके इनकी और मेरी फोटो जोड़कर मुझे स्टेटस पर लगानी पड़ती है। पहले तो बच्चों के स्कूल के बहाने करते थे, अब तो गर्मी की छुट्टियां भी हो गई, पर ये नहीं हुआ कि एक बार अपनी बीवी को कह दे कि घूमने चलते हैं। बच्चों को भी तो अच्छा लगता। तो हमारी कुछ मांगे है पापा जी। पहली मांग ये है कि हफ्ते में 1 दिन पूरा परिवार खर्च की ना सोचकर बाहर डिनर करने जाएगा। दूसरी मांग क्या है? बहुत गर्मी हो गई है, तीनों वक्त ताजा खाना नहीं बन पाएगा हमसे पापा जी, बुरा मत मानिएगा। बाकी बहुएं तो मायके में जाकर गर्मी की छुट्टियों में आराम कर सकती है, पर यहाँ तो हमें मायके का मुंह देखे भी सालों बीत जाते हैं। चलो, किसी ने तो ये मांग की। काश मेरे वक्त में मुझे भी हिम्मत होती अपने सास ससुर के सामने ये मांग रखने की। दोनों मांगे तो जायज थी बहू, वैसे तीसरी मांग भी बता दे। बताएंगे मम्मी जी, पहले ये दोनों मांगे पूरी होगी, इसका कंफर्मेशन तो मिल जाए, नहीं तो अगर नहीं हुई तो हम तीनों धरने पर बैठ जाएंगे। और ये कहकर सोनी टेबल से खाना उठाना शुरू कर देती है और उसके साथ उसकी देवरानी और जेठानी भी ऐसा करती है। खाना टेबल से हटाने के बाद तीनों बहुएं अपने कमरे में चली जाती है। देखा ना तुमने, पापा के आगे से खाने की थाली उठाकर ले गई तुम्हारी बहुएं। ये क्या हरकत है मम्मी? कौन सिखा रहा है ना ये सब? बच्चों को दूध पीना सिखाना नहीं पड़ता, भूख लगती है तो बच्चा खुद ही माँ के पास आ जाता है। और कुछ गलत तो नहीं मांगा इन लोगों ने, परिवार का साथ ही तो मांगा है। गर्मी की छुट्टियां चल रही है, हफ्ते में अगर 1 दिन घूमने तुम इन्हें ले भी गए तो क्या दिक्कत हो जाएगी? और 3 वक्त गरम खाना बनाना तो मुझे भी समझ में नहीं आता भाई। अरे मेरी प्यारी बहुओं, मुझे तो खाना दे दो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। अपना पक्ष रखकर संतोषी भी वहां से चली जाती है। अगली सुबह चौकड़ी मंडल साथ में बैठी हुई थी, चाय का इंतजार कर रही थी, पर घर की तीनों बहुओं में से कोई भी रसोई में जाने को तैयार नहीं थी। ठीक है, हफ्ते में 1 बार सभी को बाहर खाने पर ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। और इतनी गर्मी में किसी को 3 वक्त गर्म खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। अब तो आप तीनों अपनी ये हड़ताल तोड़ दीजिए। अभी तीसरी मांग बाकी है। इस घर में शायद सभी को प्यार से इतनी नफरत है कि इस घर की बेटी को ही भूले बैठे। रानी, ये तुम क्या बोल रही हो? भूलो मत, मेरे लिए वो मर चुकी है। आपके लिए? वही तो बात है ना पापा जी, मम्मी जी ने ज्योति दीदी को जन्म दिया था, हक तो पहला मम्मी जी का था। वैसे वो प्यारी तो आपको भी थी पापा जी, जब तक उन्होंने प्यार नहीं किया था। आपके बेटों में तो प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसमें थी कम से कम, उसके प्यार को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। गलती क्या थी उनकी, जिससे प्यार के उससे शादी कर ली? शादी नहीं की उसने, वो भाग गई। हाँ, तो उस वक्त की नाराजगी समझ में आती है भैया। उसके बाद जब उनके ससुराल वालों ने अपना लिया उन्हें, तब आप सब भी तो उन्हें और जीजाजी को अपना सकते थे। बच्चे बड़े हो गए हैं, गर्मी की छुट्टी में वो क्या नानी के घर नहीं जाना चाहते होंगे? क्या उन्हें अपने मामा मामी से मिलने का मन नहीं करता होगा? मामाओं ने भले ही मुंह फेर लिया हो, नाना नानी ने भले मुंह फेर लिया हो, पर मामियों को अपने भांजे भांजियों से मिलना है, भाभियों को भी अपनी ननद से मिलना है। पागल हो गई आपकी तीनों बहुएं, ये कैसी फालतू बातें कर रही है? ज्योति को वापस लाना चाहती है इस घर में। कह दीजिए इनसे, हमसे ये मांग पूरी नहीं हो सकती। ये कहकर महेश अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। तीनों बेटे भी अपने पिता को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। आज तुम लोगों ने वो मांग लिया बेटा जो मेरे कलेजे को तो कब से चाहिए था। सबको लगता है कि क्या नहीं है मेरे पास, इतना बड़ा घर है, इतनी संस्कारी बहू है, कितना अच्छा चलता काम है, पर सच्चाई ये है कि इस घर में कभी प्यार नहीं देखा मैंने। मर्द हमेशा दुकान पर रहे और बीवियां उनकी सेवा में, वंश बढ़ाने के लिए एक बच्चा कर दिया, पर प्यार, चिंता, फिक्र हो तो कभी इस घर की बहुओं के लिए किसी ने दिखाई नहीं। अब मांग पूरी करने के लिए धरने पर सिर्फ घर की तीनों बहुएं नहीं, उनकी सास भी बैठ चुकी थी। चारों साथ रहती, खुद के लिए खाना बनाती, खाती और एक ही रूम में सोने चली जाती। इसी तरह 1 हफ्ता गुजर जाता है। पापा, मुझे मम्मी से मिलना है, मम्मी मुझसे बात ही नहीं करती। आपने कुछ बोला है क्या मम्मी को?
अरे मैं क्या बोलूंगा तेरी माँ को, और मुझसे पूछने आया कैसे तू? जा दिमाग खराब मत कर मेरा, पढ़ाई कर। बड़ा आया मम्मी का चमचा। मुझे बहुत भूख लग रही है दादू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मम्मा चाहिए। संतोष जी कमरे से बाहर आइए, हमें आप सबसे बात करनी है। मैं जानती थी बच्चों का रोना इन लोगों का दिल पिघला ही देगा। क्या ट्रेनिंग दी है मैंने दोनों बच्चों को। चलिए मम्मी जी, लगता है कोई गुड न्यूज आने वाली है। चारों महिलाएं कमरे से बाहर आती है, चेहरे पर ना कोई खुशी ना कोई भाव। मुझे मेरी माँ से बहुत प्यार था, पिताजी को भी रहा होगा, पर माँ को नहीं था। मैं 8 साल का था जब माँ अपने किसी प्रेमी के प्यार में मुझे और पिताजी को अकेला छोड़कर चली गई। उस दिन से मुझे प्यार से नफरत हो गई। मेरे लिए रिश्ते सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां हो गए। न प्यार करो ना दिल टूटेगा, यही मैंने अपने बेटों को भी सिखाया। पर पता नहीं ज्योति में कहां से प्यार पैदा हो गया, जिसकी खुशबू इस घर में कभी थी ही नहीं, और वो हम सबको छोड़कर भाग गई मेरी माँ की तरह। महेश की बात सुनकर तीनों बहुएं हैरान हो जाती हैं। आपके साथ बहुत बुरा हुआ पापा जी, पर जरूरी नहीं कि हमारी दादी सास ने जो हमारे दादा ससुर के साथ किया, आपके साथ किया, उसके कारण आप प्यार से नफरत करने लगे। क्योंकि प्यार तो आपके पिता ने भी आपसे किया था, वरना जवानी में जब बीवी छोड़कर चली गई थी, क्या वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे? पर उन्होंने नहीं की, क्योंकि सौतेली मां आपको प्यार नहीं दे पाती। प्यार तो वो भी था, और एक प्यार ये भी है जो मम्मी जी आपसे करती हैं, आपके बेटे भी आपसे करते हैं, और हम भी इस परिवार से बहुत प्यार करते हैं। तो उस वक्त जो गलती किसी ने की थी, उसका भुगतान हम सब क्यों भुगते? और ये बच्चे जो अभी छोटे छोटे हैं, इन्हें पता भी नहीं है इनकी बुआ घर क्यों नहीं आती, इन पर क्या असर पड़ेगा इन चीजों का? महेश को समझ में आ जाता है कि उसकी बहू से क्या समझाना चाह रही है, और वो बीती बातें भूलकर ज्योति को वापस उसके पति और बच्चों के साथ अपना लेता है, और पूरे घर में वापस से प्यार की खुशबू फैल जाती है। चौधरी निवास के आलीशान आंगन में सुबह की धूप खिली है। ससुर रमेश अपनी मूंछों पर ताव देते हुए डायरी में कुछ हिसाब लगा रहे हैं, जबकि सास ममता पास ही बैठी बादाम छील रही है। भगवान जरा इधर तो आओ, ये देखो जो पंडित जी ने लिस्ट भिजवाई है, उसमें मैंने कुछ और चीजें जोड़ दी है। दिखाइए जरा। हम 11 लाख नगद, 1 लग्जरी गाड़ी, 5 किलो चांदी, पर आपने सोने के बिस्कुट तो लिखे ही नहीं। अरे वो तो जुबानी बात हो चुकी है। पंडित जी ने कहा है कि लड़की का बाप शहर का बड़ा बिल्डर है, वो इन छोटी चीजों के लिए मना नहीं करेगा। होना भी यही चाहिए, आखिर हमारे रोहित की सरकारी नौकरी लगी है, पूरे गांव की नजरें इस रिश्ते पर है। कम मिला तो लोग कहेंगे कि चौधरी का रुतबा घट गया। रुतबा कैसे घटेगा? अगर बारात में हाथी घोड़े और गाड़ियां कम हुई तो खानदान की नाक कट जाएगी। इज्जत का सवाल है। उधर बड़ी बहू सविता रसोई में खड़ी अदरक कूट रही है। हर प्रहार के साथ उसके चेहरे पर 7 साल पुराना वो दर्द उभर रहा है, जब वो खुद इस घर की बहू बनकर आई थी। 7 साल बीत गए हैं, पर इस घर की भूख आज भी वैसी की वैसी ही है। मेरे बाबा ने अपनी जमीन बेची थी, फिर भी आज तक मुझे खाली हाथ और भिखारी कहा जाता है। तभी विजय वहां आता है और, सविता, मेरी चाय तैयार है? जी हाँ, बस दे रही हूँ। तुम फिर से उदास क्यों हो? चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? विजय जी, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा कि बाहर क्या खिचड़ी पक रही है? एक और मासूम लड़की की नीलामी की तैयारी हो रही है। देखो सविता, तुम बीच में मत पड़ना। माँ बाबूजी की पुरानी आदत है, वो नहीं बदलेंगे। तुम क्यों अपना खून जलाती हो? क्यों ना पढ़ूं? पूजा मेरी देवरानी बनने वाली है, क्या उसे भी मेरी तरह अपनी ही रसोई में चोरों की तरह रहना पड़ेगा? क्या उसकी भी हर खुशी को रुपयों से तोला जाएगा? रोहित उसे संभाल लेगा, वो सरकारी अफसर है। तुम बस शांत रहो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। रोहित क्या संभालेगा? जब जड़ ही लालच की खाद से सींची गई हो तो जवान टहनी कब तक सीधी खड़ी रहेगी? आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। उसी समय घर में पंडित जी का प्रवेश होता है। वो बहुत उत्साहित दिख रहे हैं। राम राम चौधरी साहब। राम राम, बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ, मिठाई का डिब्बा तैयार कीजिए, बात पक्की समझिए। राम राम पंडित जी, क्या खबर लाए हैं? क्या वो हमारी उन खास शर्तों को मान गए क्या? अरे साहब, वो तो आपकी हर इच्छा के आगे नतमस्तक है। इकलौती बेटी है उनकी, राजा की तरह विदा करेंगे। तो फिर उस गाड़ी का क्या हुआ? हमने तो कहा था कि शोरूम की सबसे महंगी सफेद रंग की गाड़ी ही रोहित के द्वार पर आनी चाहिए।
उन्होंने तो साफ कहा है कि गाड़ी की चिंता मत कीजिए, शादी के दिन जो सबसे नया और कीमती मॉडल बाजार में होगा वही आएगा। बस यही तो सुनना चाहता था। आखिर समाज में हमारा भी तो कोई दबदबा है। लोग कहेंगे कि चौधरी ने बहू नहीं लक्ष्मी उतारी है। तभी सविता चाय की ट्रे लेकर बाहर आती है। वो चाय का कप मेज पर कुछ इस तरह रखती है कि ठक की आवाज पूरे आंगन में गूंजती है। बाबूजी, ये दबदबा है या जबरन वसूली? क्या पूजा कोई सामान है जिसकी आप इस तरह बोली लगा रहे हैं, या कोई व्यापारिक डील हो रही है? सविता, अपनी जुबान को लगाम दो। बड़ों के बीच में बोलना तुम्हें किसने सिखाया? ये संस्कार लाइयो अपने मायके से। संस्कार तो मैं भरपूर लाई थी बाबूजी, पर उन संस्कारों को आपने दहेज की आग में झोंक दिया। क्या बड़ों को ये शोभा देता है कि वो दूसरों की खून पसीने की कमाई को अपना हक समझे? इसकी हिम्मत देखो। सत्तू, तू भूल रही है कि तूने भी हमें दहेज दिया था। तेरे बाप ने जो दिया क्या वो कम था कि आज तू प्रवचन दे रही है? दिया नहीं था माँ जी, आपने नोचा था। मेरे पिताजी ने जो दिया उसके बाद भी आपने मुझे हर रोज ताने दिए। मेरे गहने आज भी आपकी अलमारी में बंद है। मुझे एक नया सूट लेने के लिए भी आपकी मिन्नतें करनी पड़ती है। चौधरी साहब, घर की बहू या घर ऐसे भगावती सुर निकालेगी तो बाहर क्या संदेश आएगा? रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाएगा। तुम अंदर जाओ सविता। विजय, ले जाओ इसे यहाँ से। इसकी मति भ्रष्ट हो गई है। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। आज मैं सच बोलूंगी। रोहित, रोहित तू कहाँ है? बाहर आ और देख तेरी शादी का क्या मोल भाव हो रहा है। रोहित बाहर आता है। वो सबके चेहरे देखता है और उसे स्थिति समझने में देर नहीं लगती। क्या बात है भाभी, आप इतने उत्तेजित क्यों हैं? बाबूजी, ये सब क्या हो रहा है? रोहित, तू देख रहा है तेरी शादी का सौदा हो रहा है। 11 लाख, लग्जरी गाड़ी और सोने के बिस्किट। क्या तुझे ये मंजूर है? क्या तेरी काबिलियत इन रुपयों की मोहताज है? बाबूजी, क्या ये सच है? क्या आपने पूजा के घर वालों से कोई मांग की है? मैंने तो आपसे साफ कहा था कि मुझे सादगी से शादी करनी है। बेटा, ये मांग नहीं है, ये तो रस्म है। दुनिया को दिखाना पड़ता है कि चौधरी के घर शहनाई बजी है। लोग क्या कहेंगे कि बिना कुछ कहे बहू लिया है। मुझे दुनिया की परवाह नहीं बाबूजी। पूजा मेरी पसंद है, वो पढ़ी लिखी है। वही मेरे लिए सबसे बड़ा दहेज है। मैं इस तरह किसी भी रस्म का हिस्सा नहीं बनूंगा। तू अभी बच्चा है रोहित, तुझे नहीं पता गृहस्थी कैसे चलती है। बिना दहेज के आने वाली बहू की कोई इज्जत नहीं होती है। वो सर पर चढ़कर बोलती है। गलत। बिना दहेज के आने वाली बहू का सम्मान सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो बिना किसी लालच के अपना घर छोड़कर आती है। वो आपके घर को घर बनाने आती है, लूटने नहीं। बहस के साथ बात खत्म हो जाती है। अगले दिन पूजा का भाई रवि कुछ रिश्तेदारों के साथ शगुन की रस्म निभाने आता है। सविता दरवाजे पर ही एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। राम राम भाभी जी, पूजा ने आपके बारे में बहुत बताया था कि आप बहुत दयालु हैं। हम शगुन लेकर आए हैं। रवि जी राम राम। पूजा ने जो बताया होगा वो इस घर का मुखौटा है, असली चेहरा नहीं। अंदर मत जाइए, अभी लौट जाइए। क्यों भाभी, सब ठीक तो है? क्या रिश्ता टूट गया? अगर आप अंदर गए तो आप एक भाई नहीं बल्कि एक खरीदार और कर्जदार बनकर रह जाएंगे। जरा कान लगाकर सुनिए, अंदर आपकी बहन की खुशियों की क्या कीमत तय हो रही है। रवि बैठक में जाता है। ससुर जी हाथ में एक लंबी लिस्ट लिए चश्मा चढ़ा कर बैठे हैं। वो रवि को देखते ही कहते हैं, आइए रवि बेटा, देखिए हमने बहुत ही मामूली सी चीजें लिखी हैं जो एक मध्यम वर्गीय परिवार आसानी से दे सकता है। रवि वो लिस्ट हाथ में लेते हुए कांपने लगता है। मामूली? बाबूजी, इसमें तो एक लग्जरी बंगला, शहर के बाहर की जमीन और 20 लाख नगद लिखे हैं। ये तो हमारे बजट से कोसों दूर है। हाँ बेटा, आखिर रोहित सरकारी अफसर है, उसकी भी तो कोई मार्केट वैल्यू होगी ना। उसे पाल पोस कर बड़ा करने का कुछ तो फल मिलना चाहिए। माँ जी, शादी कोई व्यापार नहीं है। पूजा और रोहित एक दूसरे को समझते हैं। मेरे पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी पूजा की पढ़ाई में लगा दी है। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, पर समाज में हमारी नाक का सवाल है। अगर पड़ोसियों को पता चला कि कुछ नहीं मिला तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बाबूजी, नाक तो आपकी तब कटेगी जब मैं पूरे मोहल्ले में शोर मचा दूंगी कि आप लोग बहुओं को रुपए के लिए प्रताड़ित करते हैं। सविता, तू पागल हो गई है? मेहमानों के सामने ये क्या अनाप शनाप कह रही है? अपनी हद में रहे। हद तो आपने पार की है माँ जी। रवि जी, मेरी बात गौर से सुनिए। मेरे सारे गहने आज भी माँ जी की अलमारी में बंद है। मुझे अपने मायके जाने के लिए बस के किराए के लिए इनसे भीख मांगनी पड़ती है। चौधरी साहब, ये क्या सुन रहा हूं मैं?
क्या मेरी बहन के साथ भी यही व्यवहार होगा? क्या वो यहाँ एक कैदी की तरह रहेगी? ये झूठ बोल रही है। वैसे तो हमने सिर पर चढ़ा रखा है। इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। दवा चल रही है इसकी। मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है रवि जी। अगर आप अपनी बहन को सुखी देखना चाहते हैं तो ये शगुन वापस ले जाइए। ये रिश्ता यहीं खत्म कर दीजिए, वरना पूजा की जिंदगी नर्क हो जाएगी। मुझे भी यही लग रहा है। जिस घर की बड़ी बहू इतनी दुखी और विद्रोही हो गई है, वहां मेरी बहन कभी खुश नहीं रह सकती। मुझे अपनी बहन को इस नर्क में नहीं झोंकना। रवि गुस्से में लिस्ट के टुकड़े टुकड़े कर देता है और शगुन का थाल उठाकर बाहर निकल जाता है। रमेश का चेहरा अपमान से लाल हो जाता है। सविता, तूने आज वो किया जिसकी सजा पूरे जिंदगी में तुझे भुगतनी पड़ेगी। तूने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सजा तो मैं 7 साल से भुगत रही हूँ बाबूजी। आज तो मुझे 7 जन्मों की आजादी मिली है। आज मुझे सुकून की नींद आएगी। अब कौन ब्याह करेगा हमारे बेटे से? पूरे इलाके में बदनामी फैल जाएगी। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। दुनिया नहीं उजड़ी माँ जी, आपकी आंखों से लालच का मोतियाबिंद साफ हुआ है। अब आप इंसान को उसकी कीमत से नहीं, उसकी सीरत से देखेंगे। भाभी, आपने जो साहस दिखाया उसके लिए शब्द कम हैं। मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। अगर शादी होगी तो सिर्फ पूजा से और बिना किसी लेन देन के। सविता, तुमने सच में आज बहुत बड़ा और साहसी कदम उठाया है। मुझे तुम पर गर्व है। घर में एक हफ्ते तक शमशान जैसा सन्नाटा रहता है। रमेश कमरे से बाहर नहीं निकलते और ममता केवल कोने में बैठकर सविता को श्राप देती रहती है। रोहित ने साफ कर दिया है कि शादी होगी तो सिर्फ मंदिर में, वरना कभी नहीं। आज सुबह सुबह रमेश, विजय देख तेरा छोटा भाई क्या अनर्थ कर रहा है। वो मंदिर में कोर्ट मैरिज की जिद कर रहा है। क्या हमारी इतनी औकात रह गई है? बाबूजी, रोहित बिल्कुल सही कह रहा है। अब जमाना बदल गया है, हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। तो भी अब उसकी बोली बोलने लगा। क्या इस घर में बड़ों की कोई कद्र नहीं, कोई स्थान नहीं रहा? कद्र तो कर्मों से कमाई जाती है माँ जी। अगर आपने पूजा को एक बेटी की तरह अपनाने की बात की होती तो वो खुद आपके चरणों में अपना सब कुछ न्योछावर कर देती। मुझे उसकी भीख की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे मेरा सामाजिक हक चाहिए था। हक नहीं माँ जी, आप तो उसका भविष्य गिरवी रखना चाहती थी। सविता की जिद के आगे उसके सास ससुर को मजबूर होना पड़ता है। आखिर मंदिर में बहुत ही सादगी से रोहित और पूजा की शादी हो रही है। सविता और विजय गवाह के रूप में मुस्कुराते खड़े हैं। पूजा के घर वाले अभी भी थोड़े सहमे हुए हैं। तभी रवि सविता से, भाभी, क्या ये सब सही हो रहा है? मेरी बहन बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी रस्म के विदा हो रही है। लोग बातें बनाएंगे। रवि जी, रस्में और रीति रिवाज दिलों को जोड़ने के लिए होती है, तिजोरियों को भरने के लिए नहीं। जरा देखिए रोहित की आंखों में। वहां पूजा के लिए जो सम्मान और सुरक्षा है वो किसी लग्जरी गाड़ी में नहीं मिल सकती। भाभी, क्या आप मुझे कभी दिल से अपनाएंगी? क्या मैं इस घर में कभी अपनी जगह बना पाऊंगी? तू फिक्र मत कर छोटी, जब तक तेरी ये बड़ी बहन यहाँ है तुझे कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। तू बस प्यार बांटना, बाकी मैं देख लूंगी। शादी के बाद रोहित और पूजा घर की दहलीज पर पहुंचते हैं। रमेश और ममता दरवाजे पर ही पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है? तुम लोग मंदिर में शादी करके आ गए। मेरे पूर्वजों की आत्मा तड़प रही होगी। मेरा सिर शर्म से झुक गया है। बाबूजी, शर्म तब आनी चाहिए थी जब हम किसी गरीब बाप की खाल खींचकर अपनी शान बढ़ाते। मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से ये शादी की है। हट जा मेरे सामने से। खाली हाथ आई है, दरिद्रता लेकर आई है, मनहूस कहीं की। माँ जी, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। लक्ष्मी आई है आपके घर, जो बिना किसी शर्त के आपका साथ देने आई है। क्या ऐसी लक्ष्मी जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, जो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में आई है? लक्ष्मी पैसों से नहीं, संस्कार और ममता से आती है। पूजा, अंदर चल, आज से ये तेरा भी घर है। सविता पूजा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। अगले दिन सुबह ममता की सहेली मीना घर आती है। वो आग में घी डालने का काम बखूबी जानती है। क्या बात है चौधरी साहब, सुना है छोटी बहू को सिर्फ एक सूती साड़ी में लाए हैं। क्या खानदान में कंगाली छा गई है? क्या बताओ मामी, इस घर की तो किस्मत ही फूट गई। इस बड़ी बहू ने ऐसा जादू टोना किया है कि सब बर्बाद कर दिया। मोहल्ले में तो लोग कह रहे हैं कि चौधरी का दिवाला निकल गया है, इसलिए गुपचुप मंदिर में शादी कर ली। लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी कहेंगे, पर मेरी साख तो मिट्टी में मिल गई। पर जरा सोचिए, जब रोहित के बच्चे होंगे तो ननिहाल से क्या उम्मीद रखोगे? कुछ भी तो नहीं आएगा। मामी जी, ननिहाल से संस्कार और ढेर सारा प्यार आएगा। क्या वो किसी बैंक बैलेंस से बढ़कर नहीं है?
अरे सविता, तू तो बहुत ही जुबान चलाने लगी है। बड़ों के बीच में बोलना शोभा नहीं देता तुझे। बड़ों की बातें अगर घर तोड़ने वाली और नफरत फैलाने वाली हो तो छोटों को ढाल बनना ही पड़ता है। मीना के जाने के बाद घर में फिर से कलेश का तांडव शुरू हो जाता है। ममता पूजा को रसोई में कदम भी नहीं रखने देती। तो दूर हट, तेरे अपवित्र हाथों का बनाया खाना हमें नहीं पचेगा। तूने तो मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया, उसे अपना गुलाम बना लिया। माँ जी, आखिर मुझसे क्या खता हो गई है? मैंने तो सिर्फ रोहित का साथ दिया है और आपकी इज्जत रखनी चाहिए। तेरी खता ये है कि तूने अपने बाप का पैसा बचा लिया और हमें समाज में नीचा दिखाया। तू इस घर की बहू कहलाने के लायक नहीं है। माँ जी, पूजा को क्यों कोस रही हैं? बोलना है तो मुझे बोलिए, योजना मेरी थी। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। तूने ही इस भोली लड़की को पट्टी पड़ाई है और हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया है। तभी अचानक पूजा सबके सामने आती है। उसके हाथ में एक फाइल और कुछ महत्वपूर्ण कागजात है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास है। माँ जी, बाबूजी, जरा यहाँ ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये कुछ कागज हैं जो आपको देखने चाहिए। क्या है ये? कोई कानूनी नोटिस है क्या? क्या आप हमें जेल भिजवाओगी? नहीं बाबूजी, ये मेरे नाम की एक बड़ी फिक्स्ड डिपॉजिट है जो मेरे पिता ने मेरे पैदा होते ही मेरे नाम कर दी थी। ये करोड़ों की है। क्या? करोड़ों की? जल्दी दिखा, कितनी रकम है इसमें? इसमें 50 लाख रुपए से भी ज्यादा की रकम है, पर मेरी एक बहुत बड़ी शर्त है। क्या शर्त है बेटा? कहो, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। तुम तो हमारी अपनी बेटी जैसी हो। शर्त यह है कि ये पैसा और इसकी ब्याज तब तक बैंक में रहेगी जब तक सविता भाभी को उनकी शादी के सारे गहने और उनका खोया हुआ सम्मान वापस नहीं मिल जाता। क्या तू मेरी अलमारी की चाबियों की बात कर रही है? हाँ माँ जी, सविता भाभी ने मेरे आत्मसम्मान के लिए अपना घर, अपनी शांति सब दांव पर लगा दिया। क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती? पूजा, तू ये क्या कर रही है? मुझे उन बेजान पत्थरों की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भाभी, ये आपकी 7 सालों की तपस्या और इज्जत का सवाल है। आपने बहुत सहा, पर अब और नहीं। रमेश को अचानक अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जैसे किसी ने उसे आईना दिखा दिया हो। वो देखते हैं कि कैसे उनकी बड़ी बहू ने निस्वार्थ भाव से घर संभाला और छोटी बहू उसके सम्मान के लिए करोड़ों की संपत्ति को ठोकर मार रही है। भगवान, चाबियां लाओ अभी इसी वक्त, बिना एक पल की देरी किए। पर जी, ये तो हमारे खानदान की निशानी है, मैं कैसे दे दूं? खानदान गहनों और निशानियों से नहीं, बल्कि इन बहुओं के त्याग और सम्मान से चलता है। लाओ चाबियां, ये मेरा आदेश है। ममता कांपते हाथों से चाबियां लाती है। रमेश जी खुद अलमारी खोलकर सविता के सारे पुश्तैनी और मायके के गहने निकालकर उसे सौंप देते हैं। सविता, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं समाज के खोखले दिखावे में अंधा और बहरा हो गया था कि मैं घर बैठी इस असली दौलत को पहचान ही नहीं पाया। मुझे शर्मिंदा होने का हक भी नहीं है। बाबूजी, आपने मुझे आज अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे माफ कर दिया। मेरे लिए यही दुनिया का सबसे बड़ा गहना है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी माफ कर दे बहू, मैंने तुझे बहुत सताया, बहुत दुख दिया। मैं एक बुरी सास साबित हुई, पर अब मैं एक माँ बनने की कोशिश करूंगी। माँ जी, क्या अब मैं आपकी रसोई में जाकर आपके लिए अपने हाथों से चाय बना सकती हूँ? हाँ बेटा, आज से ये रसोई तुम्हारी और सविता की है। तुम दोनों ही इस घर के असली मालकिन हो। घर का माहौल पूरा एक पल में बदल जाता है। विजय और रोहित भी ये देखकर भावुक हो जाते हैं। आज मेरा घर सच में एक मंदिर जैसा बन गया है। सविता, तुम्हारी हिम्मत रंग लाई, क्योंकि आज यहाँ लालच की दीवार ढह गई है और प्यार का पुल बन गया है। पूजा, तुमने जो त्याग दिखाया उसने बाबूजी का हृदय परिवर्तन कर दिया। मुझे तुम पर नाज है। नाज तो मुझे भाभी पर है, जिन्होंने मुझे इस दलदल में फंसने से पहले ही बचा लिया। शाम को मीना मामी फिर से टपक पड़ती है, पर इस बार उनका स्वागत कुछ अलग ही अंदाज में होता है। क्या बात है, आज तो घर में बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। क्या कुछ खास पक रहा है? हाँ मामी जी, आज मेरी दोनों बेटियों ने मिलकर प्रेम और सद्भावना के पकवान बनाए हैं। बहुओं को बेटियां कह रही हो? दिमाग तो ठिकाने में है ना बहन? हाँ मामी जी, बिल्कुल ठिकाने में है। और आज से इस घर में दहेज शब्द का उच्चारण करना भी कानूनी अपराध माना जाएगा। मामी जी, अगर आपको भी सुखी गृहस्थी का राज सीखना हो तो हमारी पूजा से ट्यूशन ले लीजिएगा।
मीना मामी अपना सा मुंह लेकर चुपचाप वहां से खिसक जाती है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर खाना खाता है। चुप रहना कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जब अन्याय हो तो बोलना सीखिए, और रिश्तों को भी कभी भी नोटों की गड्डी से मत तोड़िए, वरना हाथ में सिर्फ कागज रह जाएगा, इंसान नहीं। आज से मेरा घर सच में चौधरी निवास कहलाने के योग्य बना है, क्योंकि यहाँ लक्ष्मी का वास है। और मैं आज से एक सास की खाल उतार कर एक माँ का आंचल ओढ़ती हूँ। कहानी एक बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक संदेश के साथ समाप्त होती है कि जहाँ बहुओं का सम्मान है वहीं ईश्वर का वास है। जेठानी और देवरानी अगर सगी बहनों की तरह एक दूसरे की ढाल बन जाए तो समाज से दहेज का दानव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हर घर खुशियों का स्वर्ग बन जाएगा।